नमस्कार, मैं हरिकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ दशा। कुछ बातों को लेकर के मैं आपके सामने मुखातिब हुआ हूँ। खासकर उन बातों को लेकर के जो लगातार न्यूज़पेपर्स में, चैनलों पर, जगह-जगह पर कई विरोधाभास तरीके से तस्वीरें पेश कर रहा है। विरोधाभास मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप आर्थिक स्थितियों की बात करें देश में, तो भी विरोधाभास तस्वीर पेश आ रही है, लगातार उभर रही है। अगर आप विकास की बात करें तब भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अभी कुछ ही दिन पहले सेना के जनरल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, उसमें भी बहुत सारी बातें वो कह रहे थे। मैं कुल मिलाकर के दो तीन ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात करूंगा, और खासकर आर्थिक पर, उसके बाद रक्षा क्षेत्र पर, और उसके बाद समाज में हो रहे विकास के विध्वंसों पर, विकास के नाम पर विध्वंसों पर। इन सब बातों पर मैं चर्चा करूंगा। थोड़ा ये जरूर है कि उसमें अखबार का मुख्य रोल है। मैं अखबार के लिखे हुए तमाम बातों को आपके सामने पढ़कर सुना दूंगा। आपको समझ में आएगा डिफरेंस क्या है, क्या प्रॉब्लम है। पिछले 15-20 दिनों से मैं अखबार के भीतर जितनी भी हेडलाइंस देखता हूं, वो अजीबो गरीब होती हैं। हेडलाइंस ऐसी होती हैं कि आप पढ़ करके सोचते हैं कि ये हेडलाइन है, और उसके नीचे भीतर जो चीजें लिखी होती हैं वो उससे एकदम उलट होती हैं। जैसे मान लीजिए कि लिखा गया है कि विकास दर बहुत तेज बढ़ रही है, लेकिन जब भीतर आप बातें पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि विकास दर जो तेज बहुत बढ़ रही है, उसमें बहुत सारी चीजें विरोधी हैं। आपको बहुत साधारण सी बात कह रहा हूं, एक्सप्रेस वे पे आप बहुत तेज निकल जाएंगे, फास्ट टैग की वजह से आप बहुत तेज पार हो जाएंगे। जो सड़क आपने बनाई है, उस सड़क पर निकलने का जो समय आपने निर्धारित किया है, वो 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा देंगे आप, कि बस 3 घंटे के भीतर आप यहां से देहरादून पहुंच जाएंगे, 5 घंटे के भीतर आप यहां से लखनऊ पहुंच जाएंगे। आपको अगर नैनीताल जाना है तो 3 घंटे के भीतर पहुंच जाएंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब भी आप उस रास्ते से गुजरेंगे तो आपको महसूस होगा कि वो चीज पूरी नहीं होती। सड़कें अच्छी हैं, नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सड़कें खराब है। बात यह है कि फास्ट टैग पर जैसे ही आप जाएंगे, आपको जाम मिलेगा। आपको जगह जगह ऐसे बैरियर मिल जाएंगे फास्ट टैग के, कि जहां पर पहुंचते ही 10 गाड़ियां, 25 ट्रक लाइन से खड़े होंगे, आप निकल नहीं पाएंगे। कारण कारण सिर्फ एक, तकनीकी रूप से अक्षमता। 5G चल रहा है देश में। 5G क्या, अब तो 6G, 8G, 9G जाने किस किस की बातें होती हैं। कह दिया जाता है कि हम विकसित हो रहे हैं, विकसित हो जाएंगे। इन सारी बातों को ले दे करके एक एक बिंदु पर मैं आपसे बात करूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में देश में तस्वीर क्या होनी चाहिए, क्या दिखनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ आप ये कह दें कि हम 1947 में आजाद हुए थे और 2047 में हम विकसित हो जाएंगे, कह देने भर से तो नहीं होगा। सारे घरों को जल मिल गया है, पानी मिल गया है, आपने बहुत बार लाइन सुनी होगी। और क्या मिला, आप जान रहे हैं। इंदौर में क्या हुआ, आप जान रहे हैं। दूषित पानी पूरे गाजियाबाद में फैला हुआ है, पूरे नोएडा में जगह जगह मिलता है, आप जान रहे हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि आपसे एक स्टेटमेंट कह दिया जाता है कि आप ये कंप्लीट कर चुके हैं, और फिर पता चलता है कि नहीं, ऐसी स्थितियां नहीं है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आने से पहले लगातार दावे कर रही थी कि पॉल्यूशन जो है 6 महीने के भीतर खत्म कर देगी। वो तो छोड़िए, जिस दुर्गति पे पहुंचे, डेनमार्क के प्लेयर ने इंडिया में आकर के खेलने से मना कर दिया। डेनमार्क का प्लेयर इस बात को लेकर के नाराज था कि यहां पर एक्यूआई जो है बहुत बुरी स्थिति में। और एक्यूआई के सवाल पर रेखा गुप्ता ने जो जवाब दिया वो भी आप लोगों को पता है। वो ठीक से एक्यूआई भी नहीं बोल पा रही थी। कभी AIQ बोल रही थी, कभी IQA बोल रही थी, कभी कुछ कुछ बोल रही थी। फिर AQI को उन्होंने तापमान बता दिया, टेम्परेचर बता दिया। बहुत सारी बातें हैं, इन्हीं सारी बातों पर मैं चर्चा करूंगा। पहले मैं आर्थिकी पे बात करता हूं। अखबार मेरे पास पूरा इकट्ठा है, और इन अखबारों में जो बातें छपी हैं उन बातों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करा रहा हूं। सोचिएगा, एक अखबार एक पखवाड़े का पुराना है,
स्पेन, जर्मनी और पोलैंड बन रहे हैं मुख्य निर्यातक केंद्र। थोड़ी सी असहजता होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको जो बोल रहा हूं सुनते रहिएगा। स्पेन, जर्मनी और पोलैंड बन रहे हैं मुख्य निर्यात के केंद्र। हमारे देश की जो निर्यात हो रही है चीजें, अमेरिका के, स्वाभाविक है, अमेरिका की टैरिफ लगने के बाद से बहुत सारी चीजें निर्यात नहीं हो पा रही होंगी। उसके लिए हमने एक ऐसा केंद्र बनाया जो यूरोप में है, स्पेन, जर्मनी और पोलैंड में। कितनी जनसंख्या है, कितने लोग हैं, कितना निर्यात आप कर पाएंगे, थोड़ा सोचिएगा, जहन के साथ सोचिएगा, मन से सोचिएगा कि पूरे यूरोप की जनसंख्या 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है। पूरे यूरोप की बात कर रहा हूं, करीबन करीबन 26 से 27 देशों की बात कर रहा हूं, बड़े देशों की बात कर रहा हूं, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली सभी आते हैं, ठीक है ना, पुर्तगाल सब आते हैं। 7 करोड़, 8 करोड़ इंग्लैंड, इससे ज्यादा की जनसंख्या नहीं है। कितनी खपत होगी ये आप सोचिएगा। ये बड़े सेंटर बन रहे हैं हमारे निर्यात के। दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन समझिएगा, अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, रशिया और यूक्रेन वॉर चल रहा है, जहां पर आप तेल नहीं खरीद पा रहे हैं, ये सारी समस्याएं हैं। दिसंबर में खुदरा महंगाई मामूली बढ़ने की संभावना उसी पेज पर है। खुदरा महंगाई जो है मामूली रूप से बढ़ रही है, अखबार ने लिख दिया मामूली रूप से बढ़ रही है, हम भी मान लिए कि चलिए मामूली रूप से बढ़ रही है। इन दोनों बातों के अलावा जैसे ही आप अगले दिन के अखबार में जाते हैं, यहां पर जो भी सिचुएशन है वो तो आप सोचते रहिए। इसके बाद आप एक दूसरे अखबार पे दूसरे दिन जैसे ही आप खोलते हैं, आपको क्या मिलता है? अमित शाह जी बोल चुके हैं, 15-20 दिन पहले ही ये बात बोल चुके हैं कि हम बहुत जल्दी 2 साल के भीतर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब आप समझ रहे हैं, जिसकी जीडीपी बहुत तेज भाग रही हो, जिसके पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा हो, जिसके पास रोजगार के संसाधन हो रहे हो, सब कुछ बढ़ रहे हो, उस देश में क्या होने वाला है? 2 साल के भीतर हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। थोड़ा सा इंतजार करिएगा। सेंसेक्स गिरता हुआ दिख रहा है, बीते 5 दिनों में लगातार सेंसेक्स गिरा है, जबकि आप अर्थव्यवस्था बढ़ा रहे हैं। पिछले साल किस्तों से निवेश रिकॉर्ड स्तर पर, सेंसेक्स गिर रहा है, निवेश बढ़ रहा है। भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद में कटौती की। कच्चा तेल जो रूस से आप ले रहे थे, उसी को आप रिफाइंड करके वापस बाजार में भेज रहे थे, जो रुक गया, जिसमें कमी आई। बावजूद इसके आपका निवेश बढ़ रहा है, बावजूद इसके आप अर्थव्यवस्था में उछाल ले रहे हैं। अभी और बताता हूं, कारों की बिक्री अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंची। कार बहुत ज्यादा बिक रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। पैसा कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसमें भी कोई समझ से बाहर की बात है। खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना जरूरी, ये कह रहे हैं अश्विनी वैष्णव। खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना जरूरी है, ये उनकी चिंता है। अमित शाह बोल ही चुके हैं। ईरान व्यापार करने वाले देशों में 25% टैरिफ थोपा अमेरिका ने, ईरान से व्यापार करने वाले पे। और ईरान के साथ जो हो रहा है वो भी आपको पता है। ईरान में जो इस समय हो रहा है, चाबहार एयरपोर्ट का आज से 2 साल पहले ही मोदी जी ने खूब व्याख्या की थी कि हमने चाबहार एयरपोर्ट ओपन किया हुआ है और उसमें विकास हम बहुत तेजी से बढ़ाएंगे। और अभी ही कल ही की डेट में ये स्टेटमेंट आ रहा है कि आप वहां से लोगों को बाहर बुला रहे हैं, अपने देश के लोगों को वापस ईरान से। ईरान में जो हमले चल रहे हैं, जो बवाल चल रहा है। सेंसेक्स दूसरे, तीसरे, चौथे दिन लगातार गिर रहा है। इसको छोड़िए, अब आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर पर, जिसमें खास तौर पे ये बात कही गई है। थोक महंगाई 8 माह के सबसे ऊंचे स्तर पर, फिर महंगाई बढ़ी। व्यापार घाटा वो बढ़ रहा है। व्यापार घाटा का मतलब ये हुआ कि जो आप निर्यात करते हैं और जो आयात करते हैं, उनमें डिफरेंस बढ़ रहा है, यानी व्यापार घाटा आपका बढ़ रहा है। भारत में 51 अरब डॉलर तक पहुंचा विदेशी निवेश। अगर विदेशी निवेश कुछ भी हो रहा है तो आप सोचिए कि किन किन सेक्टर्स में होगा, कैसे होगा। मेडिकल में होगा, औद्योगिक क्षेत्रों में होगा, किसी ट्रांजेक्शन में जो आपके आयात निर्यात के सेक्शन है उनमें होगा। अगर निवेश बढ़ रहा है तो सेंसेक्स गिरेगा क्यों? और सेंसेक्स गिर रहा है तो आपका रुपया भी गिर रहा है।
वो भी 90-91 की तरफ भग रहा है, 90 से पार कर रहा है। रुपया गिरने की बात पर मैं एक बात कहूंगा कि अगर आपकी जीडीपी बढ़ रही है तो रुपया गिरने की व्यवस्था कैसे हो सकती है, ये सोचिएगा। आप कोई चीज निर्यात करेंगे तो आप रुपए में पैसा भेजेंगे, जैसे निर्यात करेंगे वहां से डॉलर में कन्वर्ट होकर आएगा। तो निर्यात अगर आप ज्यादा करेंगे तो आपको डॉलर ज्यादा मिलेगा, तो रुपए की ताकत बढ़नी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप आयात कर रहे हैं तो फिर से आप यहां से पैसे में भेजेंगे, आयात करेंगे तो खरीद करेंगे, तो आप हमेशा 100 रुपए देंगे तब आपको, या 90 रुपए देंगे तब आपको $1 के सामान मिलेंगे। यानी अगर रुपए की ताकत मजबूत करनी है तो आपका जीडीपी ग्रोथ, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पास जो उत्पादन है वो ज्यादा बढ़ना चाहिए। लेकिन इन सारी बातों में गड्ढमड हो रहा है। कहीं महंगाई बढ़ रही है, कहीं निवेश बढ़ रहा है, कहीं सेंसेक्स गिर रहा है, कहीं रुपया बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये सारी जो बातें हैं ये कह देने भर से तो हो नहीं जाती। और व्यक्ति क्या होता है कि आदमी पढ़ता है और समझता है कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम वही है। रक्षा सौदे आप कर रहे हैं, शिक्षा में आपका क्या हाल है वो आप जान रहे हैं। शिक्षा में आपने ना पैसे बढ़ाए हैं, ना उनके जो बजट होता है बजटिंग में आपने कोई उसका परसेंटेज बढ़ा के दिया नहीं है। यानी इतनी समस्याओं के बाद भी आप आर्थिक व्यवस्था को इस कदर प्रस्तुत करते हैं लोगों के सामने कि आपका देश अगले 2 साल में विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अब एक और बात जो लाइन में कहना चाह रहा हूं, इस पंक्ति को देखिए। दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता के बावजूद देश का निर्यात बढ़ा है। ये वही बात कर रहे होंगे स्पेन से रिलेटेड, जर्मनी से रिलेटेड, इन जगहों पे जो यूरोपियन कंट्रीज में निर्यात कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि आपका निर्यात बढ़ा नहीं है, घटा है। क्योंकि युद्ध स्तर पे होने पर जब चारों ओर बवाल चल रहा हो, वेनेजुएला पर हमला हो गया हो अमेरिका का, जब ईरान पर दबाव बन रहा हो, जब आपके डेनमार्क पर दबाव बन रहा हो, जब आपके तमाम ऐसे देशों पर अमेरिका का दबाव बन रहा है जहां पे यूरोपियन कंट्री भी सांसत में है, करीबन संशय की स्थिति में है कि करे तो क्या करें। आप सोचिए ग्रीनलैंड पर किस तरह से अमेरिका कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है, उसको घोषित कर दिया है। ठीक वैसे ही जैसे भारत में आपने घोषित कर दिया कि आपका देश विकसित हो जाएगा, उन्होंने भी अपने संसद में घोषित कर दिया। आपके घोषित करने से कि 51वां राज्य हो जाएगा आपका जो ग्रीनलैंड है, ये हो सकता है क्या? मैं कह दूं या हम कह दें कि पाकिस्तान हमारा हो गया, तो हो गया क्या? कहने की सिचुएशन आप समझिएगा। यानी स्टेटमेंट इसी तरीके से आ रहे हैं कि क्या क्या बातें आ रही हैं वो भी आप सुनिएगा। टैरिफ लगने का खतरा अलग है। एक और पॉइंट, बेरोजगारी दर 4.8% पर पहुंची। ये बढ़ती हुई बता रहा हूं मैं, बढ़ रही है। यानी अगर आप विकसित हो रहे हैं, विकास कर रहे हैं, आपके पास अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, आपका धन संचय ज्यादा हो रहा है, तो फिर ये बेरोजगारी दर कहां से आगे टपकी जो बढ़ रही है? बेरोजगारी दर बढ़ी क्यों? और बेरोजगारों की आप हालत जानते हैं, किस अवस्था में इस समय देश में बेरोजगार घूम रहे हैं। ये थी आर्थिक व्यवस्था की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वास्तव में स्थिति यह है कि अर्थव्यवस्था के मायने क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या संदर्भ निकाले जाते हैं। आप हर समय के अर्थशास्त्रियों की बात सुनिएगा, अलग समय में अलग तरीके की बातें करते हैं। देश में गरीबी, भुखमरी, लाचारी, बेरोजगारी ये सब फैली हुई है। 80 करोड़ जनता को आप खुद अनाज देते हैं, ये आप खुद बोलते हैं, बार बार ताल ठोक के कहते हैं, सीना ठोक के कहते हैं। इसका मतलब देश में कहीं कुछ ऐसा हिस्सा है जो गरीबी और भुखमरी से लड़ रहा है। रैन बसेरों की हालत आपने देखी, इसी बार की देखी है। क्या व्यवस्था थी, क्या दुर्व्यवस्था थी। पीने को पानी नहीं, ओढ़ने को कंबल नहीं, ये सारी सिचुएशन थी। फिर अर्थतंत्र आपका मजबूत कैसे है? सोमनाथ करने से, काशी विश्वनाथ करने से, अयोध्या करने से, या हिंदू मुस्लिम करने से? क्या परिस्थितियां हैं जो देश में चल रही हैं? ये सारे सवाल मैं सिर्फ इसलिए उठा रहा हूं कि आपके जहन में ये बात आए कि देश में चल क्या रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।